BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो आज की कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वो आप देख ही रहे हैं बच्चों, वह है गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 17 सर्कल क्वाड एंड आर्क, अर्थात प्रकरण 17वां वृत्त जीवा एवं चाप, अर्थात वृत्त से संबंधित कुछ बातें जिसमें जीवा एवं चाप से संबंधित कुछ गुणधर्म, कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM की वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले वृत्त से संबंधित कुछ बातें जो हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में जिसे हमने जाना है, उसी जानकारी को लेकर हम इस कक्षा में अपने घटक को आगे बढ़ाएंगे। तो वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं कि कोई प्रतल में स्थित कोई भी एक बिंदु और उस बिंदु को केंद्र कहते हैं, और केंद्र से स्थित किसी एक दूरी पर, किसी समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु हैं, जैसे यहाँ पर O से OA दूरी पर एक बिंदु A है, वैसे ही OA दूरी पर केंद्र O से उसके चारों ओर बहुत सारे असंख्य बिंदु हो सकते हैं। तो इसे हम इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और जो असंख्य बिंदु हैं उनके समूह से बनने वाली आकृति जो आप देख रहे हैं यहाँ डॉट लाइन में और फिर ये रेड लाइन में, इस आकृति को वृत्त, सर्कल कहते हैं। तो ये वृत्त है, आपने इसे जाना है। तो वृत्त में एक केंद्र बिंदु होता है जो उसके ठीक मध्य में होता है, और वो अकेला होता है, इकलौता। तो वृत्त का केवल एक केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पर हमने नाम O दे दिया है, और जिस दूरी पर वे वृत्त के सारे बिंदु हैं उसे त्रिज्या कहते हैं, उस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इस तरह से अनेक त्रिज्याएं होती है। हर बिंदु से, वृत्त पर स्थित हर बिंदु और केंद्र को जोड़ने वाला जो भी रेखाखंड है वो त्रिज्या ही कहलाती है। तो OA एक त्रिज्या है। उसी प्रकार वृत्त पर स्थित कोई अन्य बिंदु, मान लीजिए B है, तो OB भी एक त्रिज्या ही है। उसी प्रकार हम देखेंगे ऐसे असंख्य बिंदु हैं, तो असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं। मान लीजिए एक बिंदु P है, तो OP भी क्या है, त्रिज्या ही है। उसी प्रकार कोई एक बिंदु मान लीजिए Q है, तो OQ जो ये रेख है वह भी क्या है, एक त्रिज्या ही है। तो यहाँ पर हम चार बिंदु देख रहे हैं A, B, P, Q,
तो ओ से ओ ए, ओ बी, ओ पी, ओ क्यू, ये सभी जो है त्रिज्याएं हैं, रेडियस ही है। तो त्रिज्या को आपने जाना है। पिछली कक्षाओं में 7वीं तक हमने त्रिज्या के बारे में जाना है, जीवा के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, चाप क्या होती है ये भी जाना है। तो उसी को हम रिवाइज करेंगे और फिर घटक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जाना कि वृत्त की ऊपर असंख्य बिंदु हैं, इसलिए असंख्य अनेक त्रिज्याएं होती हैं किसी भी वृत्त की। तो वृत्त से संबंधित बातों में ओ केंद्र वाला यह वृत्त। अब वृत्त पर असंख्य बिंदु हैं, तो उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, किसको? वृत्त पर जो दो बिंदु हैं, कोई भी दो बिंदु को मिलाने पर कुछ इस तरह से रेख या रेखाखंड बनेंगे। मान लीजिए एक बिंदु R, एक बिंदु S, उनको मिलाने वाला रेखाखंड RS। उसी प्रकार T और U, ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड TU। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं और उनको जोड़ने वाले ये सभी रेखाखंड, छोटे बड़े, लंबाइयाँ अलग अलग। तो TW, ये सब जो रेखाखंड आप देख रहे हैं उनके अंत बिंदु वृत्त पर हैं। इन्हें कहते हैं वृत्त की जीवाएं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आप देख रहे हैं जीवाएं सब समान लंबाई की हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग लंबाइयों की हो सकती है। तो वृत्त की असंख्य अनेक जीवाएं होती हैं। वैसे हमने पहले देखा वृत्त की अनेक त्रिज्याएं होती हैं। फर्क इतना है, त्रिज्या जो है वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी या वह रेखाखंड है, और सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। जीवाएं अलग अलग लंबाइयों की हो सकती हैं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसे हम व्यास कहते हैं, और वो व्यास यानी वो सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, यह लाल रंग की जो रेखाखंड है वह भी जीवा ही है, क्योंकि यह वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है, लेकिन केंद्र से जा रहा है, एकदम बीचों बीच जा रहा है, तो सबसे बड़ी वाली है ये। तो इस जीवा को व्यास कहते हैं। तो व्यास भी एक जीवा ही है। फर्क इतना है कि यह केंद्र से होकर जाता है और इसकी लंबाई यानी सभी व्यास की लंबाई, एक वृत्त के सभी व्यास की लंबाई समान होती है। जब हम जीवा की बात करेंगे तो हर जीवा व्यास नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यास जीवा होता है और हर व्यास समान लंबाई का होता है किसी एक वृत्त के लिए, और यह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। और कितने व्यास हो सकते हैं? तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कि केंद्र से होकर जाए वो व्यास है, और असंख्य बिंदु होने के कारण ऐसे असंख्य रेखाखंड या जीवा बनेंगे जो कि केंद्र से होकर जाएंगे, तो वह व्यास होंगे। तो कितने व्यास होंगे? असंख्य अनेक व्यास होते हैं किसी भी वृत्त के लिए। तो यहाँ रेख MN, रेख LK, रेख YZ, ये सभी क्या हैं? जीवाएं हैं, चूँकि केंद्र से होकर जा रही हैं, इसलिए ये सभी व्यास भी हैं। तो इन्हें हम व्यास कहते हैं। ये जो जीवा है ये सब व्यास हैं। असंख्य अनेक व्यास होते हैं, और वृत्त के सभी व्यास, किसी भी एक वृत्त के लिए सभी व्यास की लंबाई समान ही होती है। तो व्यास के बारे में जाना, त्रिज्या के बारे में जाना, जीवा के बारे में जाना हमने। अब देखते हैं यह एक वृत्त, उसका केंद्र O और केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित, केंद्र से जो त्रिज्या बनी है बिंदु A को मिलाने वाला रेखाखंड OA, और इसी प्रकार OB, इन दो त्रिज्याओं के कारण केंद्र पर एक कोण बनता है। तो केंद्र पर बनने वाले इस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं।
तो केंद्र पर बनता है, इसलिए इसका नाम केंद्रीय कोण है। यह एक केंद्रीय कोण है। उसी प्रकार यह एक दूसरी त्रिज्या या रेखाखंड है। उन दो रेखाखंडों या त्रिज्याओं के कारण केंद्र पर और एक कोण COD बना, यह भी केंद्रीय कोण ही है। तो कोण AOB, कोण COD, इसे हम केंद्रीय कोण कहते हैं, यानी केंद्र पर बना हुआ कोण। ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं कोण AOD और कोण COA, यह भी एक प्रकार का केंद्रीय ही कोण है, क्योंकि सभी कोण केंद्र O पर बने हैं, उनका शीर्ष बिंदु केंद्र O है। तो केंद्रीय कोण कैसे आपने नाम लिखा, कैसे पहचाना, देखा आपने अभी। तो केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण का वृत्त के से क्या संबंध है? तो जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, वृत्त का अगर छोटा छोटा टुकड़ा लें हम उसके परिधि का, तो वो चाप जैसा दिखाई देगा। जैसे कि ये एक टुकड़ा है तो एक चाप है, वैसे दूसरा टुकड़ा ये भी चाप कहते हैं। तो वृत्त के छोटे बड़े कोई भी आकार के ये टुकड़े हैं, ये सब चाप कहलाते हैं। तो वृत्त अनेक चापों के जोड़ से योग से बनता है। तो वृत्त की जो परिधि है, बाहरी लंबाई, उसका जो टुकड़ा है वह सब वृत्त का चाप होता है। तो वृत्त चाप या वृत्त का चाप कहते हैं, सामान्य भाषा में चाप कहते हैं। तो जो चाप होता है वो वृत्त का ही एक भाग है। चाप पूरा घुमा देंगे तो वृत्त ही बन जाएगा। और वृत्त पर कुछ बिंदु लेते हैं और ध्यान से देखें तो A और B जो चाप है, बीच में एक बिंदु X लिया तो नाम दे देंगे AXB। ये जो चाप है आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार चाप CD के बीच में एक चाप Y लेंगे तो चाप CYD यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये चाप का माप कैसे पता चलेगा? तो चाप का जो माप होता है वह उसके संगत केंद्रीय कोण के बराबर होता है। वह क्या होता है? तो जैसे कि ये चाप AXB है, A और B अंत बिंदु है, उसके द्वारा बना केंद्र पर जो कोण है ये, इसका जो भी माप होगा, यहाँ अगर 80 अंश है तो इस चाप का माप, मेजर चाप AXB का माप भी केंद्रीय कोण के बराबर अर्थात कोण AOB के बराबर होगा। तो जो चाप का माप है वही उसके संगत कोण का, केंद्रीय कोण का होगा। तो यहाँ पर 80 है अगर केंद्रीय कोण का माप, तो उसके संगत यह जो चाप है इसका माप भी 80 अंश होगा। चाप AXB उसके संगत केंद्रीय कोण के बराबर है। तो चाप CYD का माप क्या होगा बता सकते हैं? चाप CYD, तो चाप CYD ये है। इस चाप का माप क्या होगा? तो इस चाप के अंत बिंदु से केंद्र पर बना जो कोण होगा, केंद्रीय कोण, मान लीजिए यह कोण बना और इसका माप 45 अंश है, तो चाप CYD का माप भी 45 अंश ही होगा। तो चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है, ये ध्यान रखिए। चलिए चाप के बारे में कुछ अन्य जानकारी। यह एक चाप आपको दिखाई दे रहा है, नाम लिख देते हैं चाप AXB। और दूसरा एक चाप देखते हैं। तो अभी हमने देखा चाप का माप संगत केंद्रीय कोण के बराबर होता है। अब चाप AXB का माप कितना होगा? मान लीजिए 80 है, हमने माना ये, तो चाप AXB का माप भी 80 होगा। इस चाप का माप 80 होगा। तो दूसरा जो संगत चाप है, चाप AYB, इसका माप कितना होगा? और हम जान रहे हैं कि AXB एक छोटा टुकड़ा है,
ए वाई बी एक बड़ा टुकड़ा है, दोनों मिलाकर वृत्त बन रहा है। तो इसका मतलब ए वाई बी का माप वृत्त के माप में से ये छोटा टुकड़ा घटा देंगे, और वृत्त का माप कितना होता है, ये तो बड़ा टुकड़ा है। छोटा टुकड़े का माप 80 है, वृत्त का माप 360 होता है। तो ए वाई बी का माप 360 में से 80 निकाल देंगे, छोटा टुकड़ा निकाल देंगे, तो चाप ए वाई बी का माप 280 इंच। तो ए एक्स बी ए वाई बी मिलाकर 360 होगा, वृत्त बनाते हैं। तो ऐसे चाप के कुछ विशेष नाम हैं, जैसे एक चाप ए एक्स बी, दूसरा चाप ए वाई बी, और एक चाप और दूसरा चाप दोनों मिलाकर पूरा वृत्त बनता है, 360 अंश बनता है। जैसे कि यहाँ पर 80 है, तो दूसरा जो चाप है वो 360 में से 80 हमने देखा घटाकर कितना आया, 280। और दोनों चापों का मापों का योग 360 हो रहा है, यानी वृत्त बन रहा है। तो हम कहेंगे ये दोनों चाप एक दूसरे के संगत चाप है। संगत चाप मतलब एक दूसरे के संगत चाप मतलब दोनों चापों को मिलाकर पूरा वृत्त 360 अंश का बनता है। अगली जानकारी देखते हैं, वृत्त। यहाँ पर आप चाप देख रहे हैं, तो केंद्र पर एक सीधी रेखा यानी व्यास बन गई, यानी सरल रेखा, सरल कोण 180 अंश का कोण बना, यानी वृत्त जो है वो चाप जो है वो वृत्त का ठीक आधा है। तो अर्धवृत्त जैसा अर्धवृत्त बना है। तो व्यास के कारण जो चाप दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए एक्स बी और ए वाई बी, ये सब क्या है, अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, वृत्त का आधा। वृत्त पूरा वृत्त का माप 360, तो आधे वृत्त का माप 180। तो ये 180 अंश है, सरल रेखा है, दूसरा भी 180 है, तो अर्धवृत्त का माप भी 180 अंश होता है। चाप ए एक्स बी भी अर्धवृत्त है, चाप ए वाई बी भी अर्धवृत्त है, तो दोनों का माप 180 अंश होगा। तो चाप ए वाई भी 180 अंश होगा, और यही अर्धवृत्त का माप होता है। तो दो चाप के माप समान हैं, दोनों अर्धवृत्त हैं, तो माप समान ही होंगे। अब हम उन चापों को देखते हैं जिनका माप अर्धवृत्त से कम या अधिक हो, यानी 180 अंश से कम या अधिक। तो जिसका माप 180 अंश से ज़्यादा होगा वो दीर्घ चाप कहलाएगा, जिसका माप 180 अंश से कम होगा वो लघु चाप कहलाएगा। यहाँ पर निरीक्षण से पता चल रहा है कि चाप ए एक्स बी जो है बड़ा है, यानी वह 260 अंश है अगर, तो वह 180 से ज़्यादा है तो दीर्घ चाप है। इसका मतलब ए वाई बी कितना हुआ, अगर ए एक्स बी 260 है तो ए वाई बी 80 ही होगा, 100 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 360 होना है। ए वाई बी 100 है मतलब 180 से कम है, और अगर 180 से कम है तो उसे हम कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं, लघु चाप। ए वाई बी यहाँ पर 100 अंश है तो लघु चाप है। तो दो चाप जिनको जोड़कर वृत्त बन गया वे एक दूसरे के संगत चाप हैं। तो दीर्घ चाप का संगत लघु चाप दोनों को मिलाने पर पूरा वृत्त बनता है। तो लघु चाप और उसका संगत दीर्घ चाप दोनों मिलाने पर एक वृत्त बन जाएंगे और माप होगा 360 अंश। उसी प्रकार दीर्घ चाप धन संगत लघु चाप वो भी 360 ही होंगे। तो कोई भी लघु चाप है तो उसका संगत दीर्घ चाप दोनों को जोड़ने पर 360 अंश होता है, पूरा वृत्त बनता है। अगला है प्रॉपर्टी। अब देखेंगे हम इस 8वीं कक्षा का जो घटक है वह है वृत्त की जीवा का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो जीवा को हम जानते हैं, उसके कुछ विशेष गुणधर्म को हम देखेंगे।
सबसे पहले जीवा देखते हैं क्या है। तो जीवा यह एक वृत्त का केंद्र O और उस पे दो बिंदु A B है। तो यह है रेख AB जो कि वृत्त की जीवा है। अब केंद्र से अगर जीवा पर हम लंब खींचे मतलब समकोण बनाए, तो उस जीवा का क्या होगा। तो हमने अगर O से जीवा पर लंब खींचा और नाम दिया OP, तो लंब खींचने पर जो बिंदु मिला P, उस P से जीवा AB में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो रेख OP जो है जीवा AB पर लंब हमने खींचा, तो हमें क्या गुणधर्म मिलता है। हमें गुणधर्म मिलता है ये जो AP और PB दो टुकड़े बने, उनकी लंबाई समान है। देख रहे हैं फिर से, तो AP और PB ये दो टुकड़ा है, इनके माप को अगर चेक करें, सामने सामने रखें, तो दोनों की लंबाई समान दिखाई दे रही है। हम विभाजक द्वारा भी चेक करके देखते हैं। यह एक विभाजक है, इसके द्वारा AP और PB की लंबाई मापते हैं। विभाजक रखा हमने A पर और इसको माप के देखते हैं। यह P हो गया, AP जितना यह चौड़ा हमने विभाजक खोल दिया। अब इसको घुमा कर देखते हैं क्या वह B तक पहुंचता है। बिल्कुल, तो जितनी लंबाई AP की है उतना ही PB की है। तो विभाजक द्वारा भी हमने देख लिया कि जो लंब खींचा हमने OP, जो बिंदु P मिला, वह P AB का मध्य बिंदु है। तो रेख AP और रेख PB जो है वो बराबर हो गए। कब बराबर हुए? जब O से जीवा पर लंब खींचा हमने और वह P बिंदु पर लंब है। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी जीवा पर केंद्र से लंब खींच दें तो जीवा जो है वो आधे आधे बट जाती है। तो हमें गुणधर्म मिला कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, वो लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। यह गुणधर्म है, ध्यान रखेंगे इसे, कि किसी भी जीवा पर केंद्र से अगर हम लंब डाल दें तो जो लंब बिंदु है वह बिंदु जीवा का मध्य बिंदु हो जाता है, यानी जीवा को दो समान भागों में बांट देता है। तो लंब क्या करता है? दो समान भागों में बांट देता है जीवा को। दूसरा गुणधर्म देखते हैं कि अगर केंद्र है O और एक जीवा है, हमने लंब नहीं डाला, चलिए हम देखते हैं कि जीवा का एक मध्य बिंदु लेते हैं। यहाँ पर जीवा A B है, उसका एक मध्य बिंदु, बीच का बिंदु लेते हैं माप के, नाम दे दिया हमने P। तो वो मध्य बिंदु है, पहले से हमने खींचा है, तो इसका मतलब AP और PB दोनों समान है, ये दोनों समान है। तो AP और PB बराबर है क्योंकि हमने खींचा ये मध्य बिंदु को P को। तो हमें AP और PB बराबर पता है पहले से। तो अब O से P को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो क्या होगा? मान लीजिए O से P को मिला दिया हमने लंब खींचा, ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ O से उस मध्य बिंदु P को मिला दिया। मिलाने के बाद अगर हम चेक करें तो क्या मिलता है? तो कोण को माप के देखते हैं, P पर बना कोण, और ध्यान से देखते हैं तो यह जो रेखाखंड OP था वह जीवा AB से समकोण बना दिया, 90 अंश बना दिया, 90 डिग्री। तो OP जो है वो AB से 90 अंश का कोण बनाता है, यानी P अगर मध्य बिंदु है तो जोड़ने वाला जो रेखाखंड है OP वह AB से समकोण यानी 90 अंश बनाता है। तो हमें मिला
मेजर एंगल OPB कितना, समकोण 90 अंश। तो यहाँ गुणधर्म क्या बनता है कि OP जो है वो AB पर लंब हो जाता है। कब? जब P जीवा AB का मध्य बिंदु हो और O केंद्र हो। तो गुणधर्म मिला कि वृत्त के केंद्र से तथा वृत्त में स्थित जीवा या वृत्त के मध्य बिंदु को, जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। तो मध्य बिंदु को जो रेखाखंड मिला वो जीवा पर लंब होता है। ये दूसरा गुणधर्म मिला। पहले गुणधर्म का ठीक उल्टा, लंब है केंद्र से तो जीवा दो भागों में, समान भागों में बढ़ जाती है, और जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दिया तो वो जीवा पर लंब हो जाता है। ये दो प्रमुख गुणधर्म मिले। इसी पर आधारित हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो हमने दो गुणधर्म पर चर्चा की अभी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। ठीक उसका उल्टा कि वृत्त के केंद्र से जीवा को मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ये दो गुणधर्म, विशेष गुणधर्म हमने देखा। अब हम इन्हीं दो गुणधर्मों पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं और उसे हल करते हैं। O केंद्र वाले वृत्त में जीवा PQ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो यह एक वृत्त है, O केंद्र है, जीवा PQ है, ऐसा प्रश्न कहा गया है और उसकी लंबाई है 7। आगे क्या है प्रश्न में? रेख OA जो है वो जीवा PQ पर लंब है। तो O से A, तो एक बिंदु, एक लंब खींचते हैं, बिंदु का नाम A, ये लंब है। अब AP की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी जीवा के टुकड़े यानी आधा है वो AP, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सी बात है कि OA जो है PQ पर लंब है, बराबर, यानी जीवा पर लंब है और जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो भागों में बांटता है, दो समान भागों में बांटता है, यानी A जो है वो PQ का मध्य बिंदु है। अब PQ मध्य बिंदु है और PQ 7 सेंटीमीटर है, तो PA क्या होगा, PQ का आधा, यानी 1/2 गुणे लेंथ PQ। तो PQ का आधा कितना होगा, 1/2 गुणे PQ 7 है, तो यह हो जाएगा 3.5, 2 से काट देंगे तो AP जो है वो जीवा PQ का आधा हो गया। 7 का आधा 3.5 या 3.5, इकाई है सेंटीमीटर, क्योंकि PQ 7 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ AP मिला 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने गुणधर्म का इस्तेमाल किया, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।